वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द ब्रेन इंजरी, जिसमें हमने प्राइमरी सर्वे किया, सेकेंडरी सर्वे किया, जीसीएस जो है हमने कैलकुलेट किया, उसकी लिमिटेशंस देखी और फिर हमने सीटी स्कैन करवा लिया। ये जो फर्स्ट पेज है जनरल सर्जरी का, ये सेम है जो सिस्टमिक सर्जरी में लिखा हुआ है। ये वाला पेज भी सेम है जो सिस्टमिक सर्जरी में था। इस वाला जो थर्ड पेज है इसमें यहाँ तक सेम सिस्टमिक सर्जरी का लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से जो है ना सीटी स्कैन की इंडिकेशंस हैं, ये भी आपका यूक्यू है कि हेड इंजरी में हमने इंडिकेशंस क्या हैं सीटी स्कैन के। ये सिस्टमिक सर्जरी में नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है, तो आपने ये यहाँ से करना है। जब भी पेशेंट को हेड इंजरी है तो आपने कब जो है सीटी स्कैन करवाना है, जब उसका जीसीएस जो है वो 13 से कम है, ठीक है, या उसका जीसीएस जो है वो 13 और 14 है एट 2 आवर्स, उसको फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो रहा है, उसको डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर है या बेस ऑफ स्कल का फ्रैक्चर है, उसको एक से ज़्यादा वॉमिटिंग आ गई है, ठीक है, आफ्टर ट्रॉमा एंड एक्सीडेंट, या फिर एल्डरली पेशेंट है, 65 ईयर से बड़ा है, या कोगलोपैथी वाला पेशेंट है, वारफरिन थेरेपी वाला पेशेंट है, तो ज़रूर आपने करवाना है सीटी स्कैन, क्योंकि इन पेशेंट्स के अंदर हीमाटोमा का ज़्यादा चांस है। इसके अलावा डेंजरस मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी थी, मतलब ये कि वो जो है पैदल चल रहा था और किसी ने आकर टक्कर मारी और वो उड़ के उधर गिरा, तो अब जो ब्रेन इंजरी होगी वो स्वेयर होगी। या साइकिलिस्ट था, साइकिल वाला था, तो उसके अंदर वो भी ज़्यादा, उसको वो एक गाड़ी ने आकर टक्कर मारी तो उसको ज़्यादा तेज़ लगेगी ना। इसी तरह अगर वो गिरा है 5 सीढ़ियों से या 1 मीटर से ज़्यादा के फासले से, तो दिस इज़ इस केस में भी। और अगर वो एक व्हीकल से उड़ के जाके उधर गिरा, इजेक्टेड फ्रॉम व्हीकल, तो उस केस में भी आप सीटी स्कैन करवाओगे। और अगर वो एमनेजिया ऑफ मोर देन 30 मिनट्स, मतलब उसको 30 मिनट से कुछ याद ही नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ, उसकी याददाश्त चली गई है, तो दीज आर ऑल द इंडिकेशंस ऑफ सीटी स्कैन, ठीक है। हेड ट्रॉमा के पेशेंट्स को हमने कब डिस्चार्ज करना है, जब वो बिल्कुल कुछ कॉन्शियस हो गए हैं, ओरिएंटेड हैं, उनको कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है, उनके सीटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल है और वो कोई अल्कोहल या ड्रग्स की अंदर इन्फ्लुएंस में नहीं है, ठीक है, और उनके साथ एक मेल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, उसको पता है कि मैंने इसके मतलब रिस्पॉन्सिबल एडल्ट में जो उनकी केयर कर सकता है। मेडिकल अटेंशन आपने सीख कब करनी है, इमीडिएट आफ्टर डिस्चार्ज। अगर वो डिस्चार्ज हमने कर दिया लेकिन उसको परसिस्टेंट हेडेक जो है वो शुरू होगी, घर जाके वो कह रहा है मेरी तो सर दर्द ठीक नहीं हो रही, उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ड्राउजी हो गया, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होना शुरू हो गई हैं, उनके लिए वीकनेस नपनेस हो गया, तो इसका मतलब कि अब उसको दोबारा हॉस्पिटल आना है। तो ये समझा के भेजना है कि अगर आपके हम मरीज़ को घर भेज रहे हैं, इनका सीटी स्कैन नॉर्मल है और कॉन्शियस है, ये बिल्कुल ठीक है, तो अब आपने इनकी केयर करनी है। लेकिन अगर मरीज़ को सर दर्द शुरू हो जाए, वॉमिटिंग शुरू हो जाए, या कुछ नज़र ना आना, नज़र में प्रॉब्लम हो, या किसी हाथ पाँव की जो है वो कमज़ोरी महसूस हो, तो आपने दोबारा आना है हॉस्पिटल। एडमिशन कब करना है, जब 5 से ज़्यादा मिनट हो गए हैं, उसको होश नहीं आ रही, कंफ्यूज्ड है, हेडेक जो है वो वर्सन होता जा रहा है, नॉज़िया वॉमिटिंग वर्सन होता जा रहा है, इंटॉक्सिकेशन में है, और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट एट होम, मतलब वो जो हमने ऊपर देखे हैं ना उनका ऑपोजिट, ठीक है। इन केस में हमने एडमिशन कर लेना, उसके बाद हमने डेफिनेटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। अब ये जो ट्रीटमेंट है ये सेम हमारी जो है वो सिस्टमिक सर्जरी वाली है, तो ये सेम होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ के रिडक्शन ऑफ द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्योंकि हमने देखा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर ही ज़्यादा था जिसकी वजह से सेरिब्रल परफ्यूजन कम हो रही थी और इस्कीमिया हो रहा था, और उसकी वजह से कुशिंग रिफ्लेक्स आ रहा था और पेशेंट की वर्सनिंग हालत हो रही थी। तो हमने सबसे पहले किसी भी ब्रेन इंजरी के पेशेंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर रिड्यूस करना है, तो उसके लिए वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। हम मैनिटोल दे सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ मैनिटोल, जो कि 20% जो है आईवी बोलस देते हैं 6 ओवरली 1 ग्राम्स का, जो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करेगा। ये ऑस्मोटिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इंटैक्ट रखता है, और तो इस वजह से हम मैनिटोल को देते हैं। इसके बाद आ जाता है बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स जो होते हैं इनमें थायोपेंटोन सोडियम है 3 to 5 मिलीग्राम्स पर केजी, ये भी जो है आईसीपी रिड्यूस करेगा। इसके अलावा हमारे पास है स्टेरॉइड्स, जिसमें डेक्सामेथासोन 4 mg 6 ओवरली है, ये भी क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को स्टेबलाइज रखेंगे। फिर हाइपर वेंटिलेशन, कि जो भी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हाइपर कैप्निया का स्टेट आई हुई है उसको
कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए हम हाइपर वेंटिलेशन इंड्यूस करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ्यूरिसमाइड। फ्यूरिसमाइड जो है ऑब्वियसली जो एक्सेस एडिमा हुआ होगा, CSF प्रोडक्शन नहीं होगी, उसको कम करेगा, तो ये हम दे देते हैं। और इसके अलावा फ्री वाटर नहीं देते बिकॉज इट कैन एग्जैजरेट द सेरेब्रल एडिमा। तो ICP कम करने के लिए वी हैव द ऑप्शंस मैनिटोल, बारबिचुरेट्स, स्टेरॉइड्स, हाइपरवेंटिलेशन एंड फ्यूरिसमाइड। देन जो इंट्राक्रेनियल हेमरेज है उसको हमने ट्रीट करना है। एक्स्ट्राड्यूरल सबड्यूरल हेमाटोमा जो है उनको हमने जल्दी से बाहर निकालना है, इवैक्यूएट करना है इमीडिएटली बाय कंसल्टिंग विद द न्यूरोसर्जन। उसके बाद जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी हमने कम कर लिया, हमने हेमरेज जो है उसको भी ट्रीट कर लिया। नेक्स्ट इज़ कि जो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है उसको हमने ट्रीट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं है तो उसको हम कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं और लीनियर फ्रैक्चर को, और अगर इतना ज़्यादा नहीं है डिप्रेस तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ग्रेटर दैन स्कल बोन थिकनेस है डिप्रेशन, तो फिर हम जो है उसको सोच सकते हैं कि हेमाटोमा या फिट्स के साथ तो उसको हमने डील करना है, ठीक है। फिर अगर पेशेंट्स को साथ में जो है फिट्स शुरू हो गए हैं तो हमने उसको कंट्रोल करना है। और फिट्स के लिए हम क्या करते हैं, यू नो दैट लोराज़ेपाम देंगे, फेनाटॉइन और वेलप्रोइक एसिड, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो अब हमारी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होगी जिसमें हमने इंट्राक्रेनियल प्रेशर की रिडक्शन कर दी, हमने हेमरेज को ट्रीट कर लिया, हमने डिप्रेस्ड फ्रैक्चर को ट्रीट कर लिया, हमने फिट्स को कंट्रोल कर लिया। देन इज़ नर्सिंग केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। आपके सामने ब्रेन इंजरी का एक पेशेंट आया, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस है, वो तो होश ही नहीं आ रही उसको, तो हमने उसकी सबसे पहले एयरवे को देखना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हम कौन सी एयरवे इंड्यूस करते हैं, ओरोफ्रेंजल एयरवे, क्योंकि इन लोगों के अंदर गैग रिफ्लेक्स जो होगी वो नहीं होगी। अगर गैग रिफ्लेक्स इंटैक्ट होगी तो फिर हम ओरोफ्रेंजल एयरवे नहीं करते। तो ओरोफ्रेंजल एयरवे क्या करेगी, जो बैक फोल होगी टंग की उसको प्रोटेक्ट करेगी ताकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। और जो भी हमें सेक्रीशंस वगैरह मिल रही हैं एयरवे में तो उनको हम सक आउट करके बाहर निकाल लेंगे। और अगर वो फिर भी 5 दिन से ज़्यादातर अभी तक बेहोश है, ठीक है, तो हम ट्रेकियोस्टमी उनके अंदर कर देंगे, ठीक है। फिर फीडिंग कि पेशेंट ने अब ज़िंदा तो है लेकिन बेहोश हुआ हुआ है और होश नहीं आ रही उसको, तो उसने खाना तो खाना है ना, तो हम उसको NG ट्यूब पास करेंगे और उसकी प्रॉपर कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो है उसको मेंटेन करेंगे। और ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है मतलब नेज़ोगैस्ट्रिक मतलब नाक से स्टमक में जाना है, ओरोगैस्ट्रिक मतलब जो है मुंह से जो है वो मुंह से जाना है स्टमक में। तो ये तब करवाते हैं जब नाक में कोई प्रॉब्लम हो, लाइक CSF लीक हो रहा हो, स्कल बेस फ्रैक्चर्स में जो हमने देखा CSF राइनोरिया हो, तो ऑब्वियसली उस केस में ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब देंगे।